हेलो बच्चों, आज हम कुछ ही मिनटों में समझने का प्रयास करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम यानी संतुलन आय का निर्धारण। अब संतुलन आय होता क्या है, इसका अर्थ क्या है? अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो हमने 11th क्लास में व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ा था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है। फिर हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यानी उत्पादक संतुलन, वो कहाँ पर होता है संतुलन के बिंदु पर? जहाँ पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। फिर हमने पढ़ा था बाजार संतुलन। बाजार संतुलन हमने क्या पढ़ा था? जहाँ पर आपका जो मांग और पूर्ति होती है दोनों बराबर हो जाती है, पर वो व्यष्टि अर्थशास्त्र था। उसी को हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका पूर्ति और मांग तो बराबर होगा, पर कौन सा? समग्र मांग और समग्र पूर्ति। जहां पर बराबर होगी वही क्या होगा? हमारा समग्र मांग का अर्थ होगा, समग्र आय का अर्थ होगा। ठीक है ना? तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है आय के संतुलन स्तर से आशय आय के उस स्तर से है जिस पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? समग्र मांग के बराबर होती है। उसको हम क्या बोलेंगे? संतुलन आय का अर्थ बोलेंगे, यानी AD इक्वल टू AS। ठीक है बच्चों, अब मैंने नीचे आपको टेबल के माध्यम से बताया है कि कैसे आपका AD इक्वल टू AS आएगा। मान लो इनकम एक ये है, किसी भी अर्थव्यवस्था में ये इनकम है और ये उपभोग है। ठीक है, अब इसकी हद से मैं क्या करूंगा? अगर मैं y माइनस C कर दूंगा तो मेरा बचत निकल के आ जाएगा। तो देखो, यदि आपकी इनकम कुछ भी नहीं है तब भी आप क्या करोगे? उपभोग करोगे। तब भी आप क्या करोगे? उपभोग तो करोगे ही करोगे। इसलिए मैंने यहाँ पे C में क्या लिखा है? जीरो आय पर भी उपभोग तो लिखा ही है। अब मैंने ये स्वायत्तर उपभोग जो होता है, जब मेरी लास्ट वीडियो देखोगे, लास्ट टू लास्ट वीडियो जिसमें मैंने थ्योरी पढ़ाया था, उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल वाली वीडियो डाली थी उसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है ना? तो जो मेरा लास्ट वीडियो देखोगे आप, तो उसमें मैंने बताया था कि इस वाले केस को हम क्या कहते हैं? स्वायत्तर उपभोग कहते हैं। ठीक है ना? स्वायत्तर उपभोग एक ऐसा उपभोग यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऐसा कंजम्पशन होता है जहां पर आपकी इनकम बिल्कुल भी नहीं है फिर भी आप उपभोग तो करोगे। इनकम नहीं है तो क्या आप खाना खाना छोड़ दोगे? नहीं ना, उपभोग तो करेंगे ही हम। तो इसीलिए जीरो स्तर पर भी क्या है? आपका उपभोग है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया? बचत निकालने के लिए y माइनस C। जब आपकी इनकम ही नहीं है, खाली है, फिर भी आप खर्च कर रहे हो तो बचत क्या होगा? माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना? आपकी इनकम जितनी है, आपका उपभोग ज्यादा हो रहा है, तब भी बचत माइनस में आएगा। यहाँ पे देखो मैंने y माइनस क्या है? जीरो आया। फिर देखो मैंने ऐसे निकालता हुआ गया, बचत मेरा आ गया। और निवेश मैंने क्या माना? 50। मैंने 50 ही निवेश क्यों माना? क्योंकि मेरा जितना आय होगा उसके बराबर में ही निवेश होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। और न्यूनतम आय कितनी है किसी भी अर्थव्यवस्था में? 50 है इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो जो निवेश होगा कांस्टेंट होगा, 50 50 50 तो न्यूनतम होगा ही होगा। ठीक है ना? और समग्र मांग कैसे निकालते हैं हम? C प्लस आई। समग्र मांग को AD कहते हैं। कैसे निकालते हैं? C प्लस आई करते हैं। तो C प्लस आई कर दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा? समग्र मांग। तो समग्र पूर्ति कैसे आएगा? C प्लस S कर दोगे तो AS निकल के आ जाएगा। तो C प्लस क्या कर देंगे हम? S कर देंगे तो क्या आएगा? आपका समग्र पूर्ति आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये बताना है आपको कि कैसे संतुलन के स्तर पर है आपका। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका जो आय का जो आय जब आपकी 200 हो रही है, आय कितनी हो रही है? 200। तो आय के 200 स्तर पर जो आपका समग्र मांग है और जो समग्र पूर्ति है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? और यहीं पर आपका S और I भी बराबर हो रहा है। ठीक है, आपको एक चीज पता होगा, जहां पर आपका AD बराबर S होता है उसका मतलब आपका S बराबर I भी होता है। देखो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। AD बराबर AS। AD का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस I। और AS का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस S। C से C कैंसिल हो गया, I इक्वल टू S। जहां आपका AD बराबर AS होता है वहीं पर आपका क्या होता है? वहीं पर हमारा I बराबर S भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसी चीज को ग्राफ के माध्यम से बताया है। पहले हम टेबल को समझते हैं। देखो मैंने AD बराबर AS को दिखा दिया। ये क्या है? आपका संतुलन स्तर है। ठीक है, क्या है? संतुलन बिंदु। पर यदि मैं कह रहा हूं इससे ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? आपका AD जो है ये ज्यादा है AS से। तो इस स्थिति में क्या होगा? आय तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा यहाँ पर कैसे होगी। ठीक है ना? और यदि AD कम हो जाएगा AS से तो यहाँ पर आय और रोजगार में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे ग्राफ से बताया है। जो आपका AD का ग्राफ है और जो AS का ग्राफ है वो 0 से शुरू होता है हमेशा, और AD का ग्राफ कभी भी 0 से शुरू नहीं होता है। ठीक है ना? और आपका ये वाला केस क्या है? AD लेस देन AS है। और ये वाला केस कौन सा? AD ग्रेटर देन AS है। और ये क्या है? मेरा संतुलन आय का स्तर है। ठीक है ना? और ये क्या है? आपका संतुलन बिंदु है। यहाँ पर AD बराबर AS है। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया। अब यहाँ पर जो मैंने एक चीज लिखा हुआ है, देखो AD ग्रेटर देन AS होगा तो क्या होगा? AD ग्रेटर देन AS का मतलब क्या होता है? एक अर्थव्यवस्था में जो हम खर्च कर रहे हैं, व्यय जो कर रहे हैं, जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं,
वो ज्यादा है आपका किससे, जितना कोई भी वस्तु कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। एडी का मतलब वही है ज्यादा मांग, और ज्यादा मांग कैसे होगी, जो लोग जब ज्यादा खर्च करेंगे, और ज्यादा खर्च करने का मतलब क्या है, यानी उत्पादन कम हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, आपका आय तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। लोग क्या करेंगे, अब ज्यादा से ज्यादा वस्तु बनाने के लिए अपने यहाँ लेबर को रखेंगे फैक्ट्री में, जब लेबर को रखेंगे तो लेबर को सैलरी मिलेगी, तो क्या हो गया, आय भी बढ़ गया और रोजगार भी बढ़ गया। और यदि ऐसा केस, अच्छा ऐसी स्थिति कब तक बनी हुई रहेगी, जब तक एडी बराबर एएस ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये केस आता है एडी क्या है, लेस देन एएस है। ऐसा कब होगा, जब आप क्या कर रहे हो, खर्च, यानी जो आपकी मांग है वो आपकी पूर्ति की तुलना में, या जो गुड्स है मार्केट में जितने हैं उसकी तुलना में कम है, यानी आप जो खर्च कर रहे हो वो आप पूर्ति की तुलना में जितना प्रोडक्ट बन के आ रहा है, प्रोड्यूस होकर मार्केट में आ रहा है, उससे कम खर्च कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आपका मांग कम हो रहा है। मांग कम होगा तो क्या होगा, तो जो पहले से बनी वस्तुएं हैं, जो फैक्ट्री बनाने वाली वस्तुएं हैं, जो फैक्ट्री वस्तुएं बनाती है, क्या सोचेंगी, पहले मेरी जो बनी हुई पहले से वस्तुएं वो बिक जाए मार्केट में, है ना। जो वो बिकेगी उसके बाद ही तो वो बनाएंगे, यानी वो तो बीच में बनाएंगे नहीं वस्तुएं, जब तक वो बिकेगी नहीं। जब वो बीच में वस्तुएं नहीं बनाएंगे तो उनको क्या लेबर की जरूरत है, नहीं है ना। और लेबर की जरूरत नहीं है तो क्या वो लेबर को सैलरी देंगे, नहीं देंगे। तो इस केस में क्या होता है, आपका आय तथा रोजगार का स्तर कम हो जाता है। अच्छा, ऐसा कब तक रहेगा, जब तक जो पहले से बनी वस्तुएं हैं मार्केट में आई हैं वो पूरी ना बिक जाएं। वो पूरी बिक जाएगी तो क्या होगा, एडी बराबर एएस होगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा समझ लो, ये स्थिति कब तक रहेगी, जब तक एडी बराबर एएस ना हो जाए। जब एडी बराबर एएस हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, आपका संतुलन के स्तर पर आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने कुछ ही मिनटों में आपको पूरा का पूरा संतुलन आय का निर्धारण समझा दिया है। अगर मैं साइड हो जाऊं तो आप पूरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने आपको जो ये पढ़ाया है संतुलन आय का निर्धारण, इसके बाद मैंने इसकी जो न्यूमेरिकल्स है वो जो लास्ट क्लास में मैंने करवाए थे सब वैसे ही इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ अलग नहीं आता है, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।